सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है, एवरेज मार्क्स जो है वो 20 हैं। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शेष छात्रों का औसत जो है 21 हो जाता है। लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समूह के छात्रों का जो औसत अंक था थोड़ा सा गिर करके 20.5 हो गया। कह रहा है कि समूह कर छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत प्राप्तांक क्या थे, अर्थात जो पहले समूह को छोड़ के चला गया था और बाद में जो इंक्लूड हुआ है समूह में, इन दोनों के मार्क्स निकालना है और इन दोनों का एवरेज निकाल के आपको बताना है। अर्थात एवरेज जब निकाल के बटा 2 करेंगे तो वही जो होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए आंसर जो है 4th नंबर है जिसका आंसर होगा ये 9। आपको जो है ये वीडियो पॉज करके आप चाहे तो खुद करके ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 छात्रों का जो समूह है, जो औसत मार्क उनका क्या है 20 है, अर्थात 16 स्टूडेंट हैं तो औसत मार्क अगर जो है औसत अंक जो है 20 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 320। दोनों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप जो नया औसत है वो 21 हो गया, अर्थात अब बचे हैं 15 स्टूडेंट और औसत कितना हो गया 21। कितना हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 कम 15 के 5 और 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 315। पहले मार्क्स थे 320, अब हो गए 315। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो जो डिक्रीमेंट होगा इसमें से अगर आप 320 में से 315 अगर घटा देंगे तो वो उसी लड़के का मार्क्स वो बताएगा जो लड़का जो है ग्रुप को छोड़ के चला गया है। अर्थात 320 में से आप 315 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 5, अर्थात 5 मार्क्स जो है जो लड़का छोड़ के गया है उसका मार्क्स था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कह रहा है कि लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के छात्रों का जो औसत अंक था वो थोड़ा सा गिर के 20.5 हो गया। अर्थात पहले क्या था आपका एवरेज 21 था जब छोड़ के गया तब, अब जो है एक और लड़का आ जाता है और इसका जो एवरेज 21 से कितना हो जाता है 20.5, अर्थात 20.5 हो जाता है। तो कह रहा है कि आपको पता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समूह कर छोड़कर जाने वाले और समूह में शामिल होने वाले जो छात्र है उसका एवरेज बताना है। तो अब जो है जब नया स्टूडेंट एक और शामिल होता है तो अब जो स्टूडेंट की संख्या हो जाती है 16। ठीक, अब एवरेज में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 20.5 का हो जाएगा 16 × 25 80, 0 फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 दूना 32। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 328, अर्थात 328 आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आएगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, पहले आया था 315, अब आया 328, अर्थात क्या है 328 में से, ठीक है 328 में से अगर आप 315 घटा देते हैं तो जो मार्क्स आएगा अर्थात 13 आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 13 मार्क्स क्या था, जो नया स्टूडेंट आया है उसका मार्क्स है, मतलब जो छोड़ के गया उसका मार्क्स 5 आ गया, जो नया स्टूडेंट आया है उस ग्रुप में उसका मार्क्स है 13। अब पूछा क्या है, इन दोनों का एवरेज पूछा है तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज क्या हो जाएगा 13 + 5 हो जाएगा बटा 2 कर देंगे तो 18/2, जिससे आपका निकल के आ जाएगा 9 मार्क्स। तो ये हो गया आपका एवरेज जो 2 स्टूडेंट आए और गए उनका। तो ऑप्शन 4th नंबर देखिए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको फॉर्मेट समझने की देरी थी। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ऐसे ही CBT 1 में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि पैटर्न चेंज होने वाला है, जैसा LP में रहेगा वैसा ही जो है कि RRB JEE का CBT 1 का एग्जाम तो वैसा ही रहेगा। बाकी CBT 2 में जिसका जो ट्रेड होगा उसी हिसाब से आपको जो है एग्जाम देना होगा। तो CBT 1 तो सबके लिए कंबाइन है, सिलेबस भी सेम ही है जैसा LP में रहा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एप्टीट्यूड से है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर नंबर सिस्टम से अगर देखिए जो है स्क्वायर रूट आपको निकालना है सिंपली, तो आपको क्या करते हैं स्क्वायर रूट को हमेशा इधर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अगर इधर से सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर तभी आएगा। कुछ लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, मुझे पता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है √225, अर्थात किसका ये वर्गमूल है, वर्गमूल इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 15। ठीक है, 15 आ गया। अब देखिए 15 और 1 अंडर रूट में रहेगा 274, तो 274 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 289। ठीक है, तो 289 हो जाएगा। तो 289 किसका वर्गमूल इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा
17। अब 17 को 32 में जोड़ेंगे तो 32 में जोड़िए 17 को, फिर इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है पहले, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 49। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब इस 7 को जब यहाँ पे रख देंगे तो पूरे वैल्यू की जगह पे 7 रखेंगे, तो 93 में अगर 7 जोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, 93 + 7 आएगा कितना √100, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने जो है इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को आपकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं जाना। अर्थमेटिक पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रेलवे में मैंने देखा है कि अर्थमेटिक जो पोर्सन है वो अच्छे से पूछता है और ज़्यादा पूछता है अर्थमेटिक क्वेश्चन। तो आप लोग जो है अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अर्थमेटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको सामने लेकर के आऊँगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइंस से है, ये इलेक्ट्रिसिटी से है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ओम्स लॉ पे है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करना, अर्थात करंट की वैल्यू निकालना, अर्थात कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर। 10 ओम रजिस्टर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 140 वोल्ट, ठीक है, आपको करंट फाइंड करना है। तो देखिए V = IR होता है, ओम्स लॉ सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको I निकालना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, तो I = क्या हो जाता है V/R, वोल्टेज दिया हुआ है 140 अपॉन रेजिस्टेंस 10, 0 से 0 कट गया, आपका 14 एम्पियर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। CBT 1 आपको सिर्फ क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग के लेवल का ही पढ़िए, ट्रेड जो है कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। मैं CBT 1 के अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप ये सीरीज देखते रहिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण की प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, कई लोग इंग्लिश में जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड 2 कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन से आपको जो है बीच में क्या उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं। तो देखिए अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो देखिए पहले क्या होता है संपीड़न, फिर विरल, ठीक है, देखिए ठीक, फिर उसके बाद से संपीड़न आता है, फिर उसके बाद से विरल हो जाता है। तो ऐसे आप लोगों ने वेव देखा हो, जैसे साउंड वेव जो है ऐसे ही तो चलती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही तो है। तो ठीक ऐसे पूछ रहा है 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूडिनल, अर्थात कह रहा है कंप्रेशंस के बीच में, या फिर आप चाहते हैं रेयर फ्रैक्शन, अगर ये रेयर फ्रैक्शन के बीच के आप जो है डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, या फिर जो है 2 कंप्रेशंस के बीच में अगर डिस्टेंस जो होगा उसको अंतर को क्या कहते हैं वेवलेंथ। तो आप जो है ये आप लोगों ने पढ़ाई है, सिंपल ही था, तो इसको कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इंग्लिश में देखिए काफ़ी क्लियर हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको फाइंड करने हैं इस फिगर में। देखिए सबसे पहले इस फिगर में आप देखिए 3 जो है ट्रायंगल वैसे ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 जो है ट्रायंगल सीधे दिख रहे हैं आपको। तो 4 ट्रायंगल हो गए, ठीक। अब आपको देखना है, फाइंड करना है कि इसमें और कितने भी ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो 4 ट्रायंगल पे नहीं आपको जो है मार्क्स करना है, क्योंकि आप देखिए 3 ट्रायंगल और दिख रहे हैं। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, फिर ये ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, फिर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया ब्लू कलर में, आप देखिए 3 ट्रायंगल और दिख रहे हैं ना, तो उन्हीं 3 ट्रायंगल को और जोड़ना है। तो 4 + 3 = 7, अर्थात 7 इसमें ट्रायंगल हैं। तो रीजनिंग में ट्रायंगल गिनने के लिए जो है कि RRB LP में भी आता था और JEE में भी 100% रीजनिंग में आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि X की माँ Y के पिता की इकलौती पुत्री हो तो Y के पति का पिता X के क्या होंगे। देखिए यहाँ पे खालिस्तान लिखा हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल रहते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग जैसे कि थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ जाता है, जोर देना पड़ जाता है। देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है आपको ध्यान देना है, X की माँ Y के पिता की इकलौती पुत्री है, अर्थात यहाँ पे हमने X लिख दिया। इसकी जो मदर है, ठीक है, मदर यहाँ पे मैंने MOTHER लिख दिया मदर। इसकी जो माँ है Y के पिता की, अर्थात Y के जो पिताजी हैं, ठीक है, अर्थात फादर, ठीक है, फादर की इकलौती पुत्री हैं, अर्थात मैं कहूँ फादर को थोड़ा सा और जो है ऊपर लेके जाता हूँ। तो फादर को थोड़ा सा और डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे Y रहेंगे, ठीक, Y के जो पिता होंगे, यहाँ पे फादर मैं लिख दे रहा हूँ फादर, ठीक। फादर के इकलौती पुत्री हैं, अर्थात ये
फादर हैं तो ये पुत्री हो गई, तो ये तो फीमेल हो गई। तो वाई भी तो अगर जो है वाई और मदर जो दोनों हैं इनमें तो रिलेशन या तो भाई बहन हो सकते हैं या तो बहन बहन होंगी, क्योंकि वाई का रिलेशन अभी डिफाइंड नहीं हुआ है पहले स्टेटमेंट के हिसाब से। तो या तो भाई भाई होंगे या फिर भाई बहन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो वाई के पति अर्थात इनके जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, हस्बैंड अर्थात जाहिर सी बात है इनका जेंडर डिसाइड हो गया, प्लस जो अर्थात जो है ये मेल है तो इसको हमें माइनस करना होगा, अर्थात ये फीमेल है, वाई जो है फीमेल है। तो मदर जो एक्स की मम्मी है और वाई ये दोनों क्या हैं, आपस में सिस्टर हैं और इन दोनों के पिता एक ही हैं, फादर। ठीक, कह रहा है कि इनके जो हस्बैंड वाई के जो पति हैं उनके पिता, ठीक, इनके पिता पे आ जाइए, इनके पिता, इनके जो हस्बैंड हैं इनके भी फादर जो होंगे, पिता मान लीजिए मैंने इनको पी से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये जो पिता हैं इनके एक्स से क्या संबंध रखते हैं, अर्थात इनसे क्या संबंध है एक्स का, तो एक्स जो है इनको या तो दादाजी कहेगा या नाना जी, मतलब जो इनके जो फादर हैं ये और ये इनके पिता जो इनके हस्बैंड के जो वाई के हस्बैंड के जो पिता हैं ये दोनों एक ही जनरेशन के हुए, दोनों एक ही जनरेशन के हुए, इसीलिए एक्स जो है इनको देखिए ऑप्शन पे अगर देखेंगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर तो नहीं होने वाला है, अंकल तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक पीढ़ी से एक और पीढ़ी पीछे चला गया है, तो जाहिर सी बात अंकल नहीं है। पिता तो हो नहीं सकते, पिता तो 100% नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब बहन हैं तो जाहिर सी बात है इसका तो बेटा तो है नहीं है, तो पिता तो ये होते हैं ना, लेकिन ये भी नहीं है, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है ग्रैंडफादर। देखिए एक पीढ़ी पीछे जाना है तो मतलब जो है ये तो पिता हो गए, उससे एक पीढ़ी और पीछे चले गए, ये हो गए इनके ग्रैंडफादर, दादा नाना जो भी कहिए, या इनको भी दादा नाना कहिए या इनको दादा नाना कहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सिंपल क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो है कुछ अंडे 19.2 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेच देता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करनी है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है कि परचेज सम एग्स एट 19.20 पर डजन रुपीज़, ठीक है, सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ पर एग, अर्थात एक अंडे का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक दर्जन का अगर मूल्य 19.2 रुपये है पर डजन, ठीक है, तो एक अंडे का अगर मूल्य आपको ज्ञात करना हो तो 12 से आप डिवाइड करें तो एक अंडे का मूल्य निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो एग रुपीज़ पर एग आपको निकालना है। तो 12 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12 1.6 रुपीज़, ठीक है, 1.6 रुपीज़ पर एग, तो एक अंडे का दाम ये निकल गया। कह रहा है कि हमको 25% के लाभ पर बेचना है। अगर हमको एक अंडे का दाम 1.6 खरीदने का पड़ा है, हमको 25% लाभ पे बेचना है, तो हम सेलिंग प्राइस अगर निकालना चाहें तो हम 1.6 का सीधे 125% निकाल देंगे, 125%, तो आपका जो है नया सेलिंग प्राइस आपको पता चल जाएगी। तो सिंपल था इसका क्वेश्चन का, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25 पचे 125, 25 चौका 100, ठीक, अब 4 से इसको काट दीजिए 0.4 हो जाएगा, ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 2.0 रुपये, अर्थात 2 रुपये पर एग जो है अगर बेचेगा पर अंडा तो आपका जो है उसका 25% उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। सिंपल क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7577 अर्थात जो है 7577 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, अर्थात 7577 अर्थात 7577 एक संख्या लिखी हुई है। कह रहा है हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए एकदम स्क्वायर आपको हर नंबर का डिजिट का याद रहता होता तो आप जो है इसको भी कर लेते, लेकिन क्या है कि कई लोग जो है अगर कहेंगे कि 90 का स्क्वायर निकालो, फिर इसके बाद से 85 का स्क्वायर निकालो, इसके बीच में आ रहा है तो आप जो है किसी एक संख्या का स्क्वायर निकाल किसी के आसपास आपको देख लो। तो ये तो आपको मेमोरी कितना फास्ट आप कैलकुलेशन करते हैं उसके बेस पे जो है आप ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन इसको जो है एकदम मेथड से जो कैसे करना होगा तो आपको उसको मैं बता देता हूँ। देखिए वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि से आप करते हैं और एक भाग विधि से आप जो है वर्गमूल निकालना सीखते होंगे, बचपन में आपने जो है क्लासेस में सीखे होंगे।
तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से करेंगे, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा हम किसको जो है माइनस कर दें इस संख्या में से, आपको जो है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ये संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड से हम यह पेयर्स बनाते थे, सॉरी राइट साइड से पेयर बनाते थे, अर्थात इस साइड से हमें पेयर्स बनाने हैं। तो दो दो का पेयर मैंने बना दिया, ठीक है। एक 75 हो गया, एक 77 हो गया। तो अब देखिए 75 को मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और कोई एक संख्या यहाँ पे हमें लिखना होगा, एक संख्या से डिवाइड करना होगा और उसी संख्या से जो है हमें मल्टीप्लिकेशन, अर्थात कौन सी एक संख्या यहाँ पे मैं लिखूँ इस स्थान पे कि मैं इसी का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 75 से ज़्यादा ना आए, कमी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो 7 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 49, जाहिर सी बात है कम तो है, लेकिन क्या पता हम एक और आगे संख्या बढ़ा के देखें, अर्थात हम मान लीजिए यहाँ पे 8 लिख देते हैं। तो 8 में अगर 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। अब देखिए 64 भी इसी के आसपास है, लेकिन अगर हम 9 लिख देंगे तो 9 में अगर हम 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 64 के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 81। जो 81 क्या है, 75 से अधिक है, इसीलिए हम 9 नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना होगा, 8। इसी बात का आपको ध्यान देना है, इसी नियम का, इसी नियम से हम जो है इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। तो ठीक, अब देखिए 8 से आप जो है 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली भाग में जैसे घटाते थे तो 5 में से 4 घटा दिया, 1 बच गया, 7 में से 6 घटा दिया, आपका 1 बच गया, 11 हो गया। अब इसी 8 को, चाहे इसी 8 को यहाँ पे लिख देते हैं हम और दोनों को जोड़ देते हैं, आ गया 16। सेम प्रोसीजर। अब 11 में तो 16 का भाग जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, सीधे पेयर्स में जो है आपको नंबर्स नीचे लिखने होंगे, उतारने होंगे। तो 77 आप यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए 16 में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि आपको देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक, तो यहाँ भी हमें 1 लिखना होगा, ठीक। अगर 1 लिखूंगा तो उसी संख्या का मुझे 161 में गुणा करना होगा। सर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है मैंने, तो इसी 1 का 161 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 161 लिखेंगे, लेकिन और भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ भी हम 4 लिखेंगे ऊपर, ठीक। और इसी 4 का हम पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 का, तो 4 चौका 16, फिर ऐसे करेंगे 4 छः 24, 1 25 का 5, 2 4 करने 4 2 8, तो ऐसे जो 856 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जो है ऐसे संख्या लेंगे जो 1177 से ज़्यादा ना हो, कम ही रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने जो नियर अबाउट सेलेक्ट कर लिया कि 7 के करीब हो गया, ठीक है। तो 7 के करीब में जो है यहाँ पे 8 था पहले, फिर 7 को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो नंबर हो जाएगा आपका, तो आपका नंबर हो जाएगा क्या, 749 कुल 9, 7 6 42, 46 कुछ 6, 4 हो गया, 7 7 4 11, ठीक है। 11,169 हो गया आपका। फिर यहाँ पे 7 को आपको जोड़ देना है, तो जोड़ना तो आप नहीं चाहिए, ठीक है, इसके बाद से आपको नंबर नहीं करना पड़ेगा। तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो 17 में से 9 घटाएंगे 8 हो जाएगा, बाकी इधर 0, मतलब 8। ये 8 आपका जो है रिमाइंडर बच गया, ठीक। ऐसे ही भाग विधि से हम जो है वर्गमूल निकालते हैं। अगर जो है रिमाइंडर ये 8 नहीं बचता, अर्थात इसमें से अगर 77 में से लास्ट में अगर 8 घटा देते तो यहाँ पे शेषफल 8 नहीं बचता, और डायरेक्टली 7 से हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो है 1169 से पूरा कट जाता है, और आपका जो है पूर्ण वर्ग, अच्छा जिसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर 87 का वो स्क्वायर होता, लेकिन हमें 8 शेषफल मिल रहा है, इसीलिए हमको 8 घटाना होगा, जिससे जो है कि हमारा जो नंबर हो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में बताया आपको, तो भाग विधि से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप करिएगा, आसानी से वो सॉल्व हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जानते होंगे कि मॉड के अंदर की जो भी वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव, जब मॉड हटता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है, ये तो आप जो है आसानी से कर भी सकते हैं। 3 में 1 का पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 6, और 3 में से 6 घटाएंगे तो आपका आएगा -3। मॉड रखेंगे, मॉड जब हटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात 3 इसका आंसर होगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए साइंस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को हम क्या कहा जाता है, अर्थात क्या कहते हैं। संतृप्त तथा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए हाइड्रोकार्बन, जब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड जिसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन।
अब देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, असंतृप्त, अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एक ही होता है सिग्मा बॉन्ड। इसका भी कैलकुलेशन करने के लिए आता है, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में तो उसे वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा होता है और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल में एक सिग्मा तो होगा, एक सिग्मा फिक्स है, और दो क्या होंगे, वो दोनों पाई बॉन्ड होंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, कभी कभी एक बेंजीन रिंग में या फिर टॉलुइन में कह देता है आपको कितने सिग्मा होंगे, कितना पाई बॉन्ड होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन CBT 1 LP में आए हुए क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है JEE में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सैचुरेटेड की संख्या सिर्फ C जो है सिंगल बॉन्ड से होंगे, उनको हम सैचुरेटेड कहते हैं। अब देखिए, मैं बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसको एल्केन कहते हैं, एल्काइन या एल्कीन्स। तो देखिए, जब सिंगल बॉन्ड होता है जैसे C क्रॉस C, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा से है और इसको हम कहते हैं एल्केन, ठीक है। एल्केन हिंदी में लिखें एल्केन, चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्केन्स कहते हैं इनको। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो ये एल्कीन हो गए, ठीक है, एल्कीन, ठीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, एल्काइन, ठीक है, एल्काइंस, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइंस। जैसे मेथेन होता है, ठीक है, मेथेन, ठीक है, एथेन, ठीक, तो एथेन, तो प्रोपेन, ऐसे होते हैं ना, ठीक। जब डबल बॉन्ड होता है तो मेथेन, ठीक है, फिर उसके बाद से जो है आपका एथीन, फिर प्रोपीन, ऐसे करके हो जाते हैं। तो आप केमिस्ट्री में ऐसे पढ़े ही होंगे। तो इसका सही जवाब होगा एल्केन्स होगा सही जवाब। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी कहते हैं। फार्मूला मेथेन का CH4 आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिनका भी RRB JEE CBT 1 का पेपर है, जो अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।